स्टूडेंट्स, मानव, ऑल फाइन। चलिए स्टूडेंट्स, आज की सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग टैक्स रेट, ये मैं वापस से सेकंड एक बार वापस से रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूँ। ये लाइव जा रहा था, ये रिकॉर्डेड और ट्रिपमेटिक लेक्चर इसका हो चुका है, बट नेवरदलेस आई यूज वो, उसको थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ा सा लो था, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इसको मैं लाइव में ले रहा हूँ, ताकि आई होप दैट ये पूरा की कंफर्मेशन आप लोग से मिल जाता है, तो दैट इज गुड। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आखिरी पर्टिकुलर एरिया है, और कल से हम लोग नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक जो आखिरी पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे उस बेसिक डिस्कशन का, स्टूडेंट्स वो है कि अब तक स्टूडेंट्स अपन ने क्या है, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन अल्टीमेटली वो देख ली। तो हमने पूरा शुरू किया स्टूडेंट्स, टोटल इनकम का सफर याद करो, जल्दी से रिकैप करना है अपने को। ये सफर शुरू हुआ था ऑन द फर्स्ट पॉइंट विच वाज कि पहले तो भैया वो एक इनकम होना चाहिए, और जहां तक इनकम की बात है तो वो इनकम क्या होगा स्टूडेंट्स, आइदर इट इज द रेवेन्यू रिसीट और द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट। वो इनकम का सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल होना जरूरी है। दैट वाज द सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी हैव सीन। उस इनकम का सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल होना बहुत जरूरी है। तो देयर हैज टू बी एन इनकम व्हिच शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5, और फिर उसकी कंप्यूटेशन should be done in the manner laid down under the act। उसकी जो कंपटीशन होगी स्टूडेंट्स वो करना पड़ेगा इन द मैनर स्टूडेंट्स विच इज लेड डाउन अंडर द एक्ट। यही पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने देखा था इन दैट डिस्कशन। अब ये तो चलो ठीक है कि इनकम है वो सेक्शन 5 के स्कोप पे फॉल होना चाहिए, वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। अगर आप आर हो, रेसिडेंट हो, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी ऑफ योर इनकम वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द एक्ट। और वो दो कैटेगरी कौन से स्टूडेंट्स, वो आपको पता है, अक्रूड और डीम टू अक्रू, और दूसरा है रिसीव्ड और डीम टू हैव रिसीव्ड इन इंडिया। एक बार वो अमाउंट सेक्शन 5 के स्कोप में आ जाए, फिर उसके बाद वो क्वालिफाइंग इनकम का हम आगे कंप्यूटेशन करेंगे। उस क्वालिफाइंग इनकम का आगे कंपटीशन किया जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपको याद हो, ये भी स्टेप आपको मैंने बता दिया था कि जो कंपटीशन किया जाएगा ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम, वो कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स। दैट पर्टिकुलर कंपटीशन वुड बी डन। पहला स्टेप क्या था आपका, क्लासिफिकेशन आपने करना है ऑफ दैट क्वालिफाइंग इनकम इनटू द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। आपने उस क्वालिफाइंग इनकम को क्लासिफाई करना है इनटू द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम, और एक बार वो क्लासिफाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है कि उस हेड के नियम के अनुसार जो कंपटीशन होगा वो आपने कंपटीशन करना होगा उस इनकम को उस हेड के अंदर। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। तो पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद वो हेड के नियम के अनुसार जो भी कंपटीशन आपको करना होगा, वो कंपटीशन करके आप क्या करोगे, वो इनकम को उस हेड से बाहर निकालोगे एज योर नेट इनकम। फिर बाद में आपने खुद देखा क्या, कि क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजन, और वहीं पर मैंने स्टूडेंट्स आपको दो पॉइंट बताई थी। बताइए, गार वर्सेस सार। आपके सामने स्टूडेंट्स ये बात प्रस्तुत की गई थी, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि ये जो क्लबिंग प्रोविजन है, और ऐसे ही आपको बहुत सारे इनकम टैक्स लॉ में प्रोविजन मिलेंगे। और अब आपको स्टूडेंट ध्यान रखना, एट फाइनल सीए लेवल प्रोविजन पढ़ के आपको लग जाना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं एक तरीके से क्या है, एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन है। ये आपको फील होना चाहिए स्टूडेंट, और ये फील आपको डेफिनेटली होने वाला है कि जो मैं रीडिंग कर रहा हूं प्रोविजन का, इट इज नथिंग बट एन एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन। एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन स्टूडेंट्स, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखना कि एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजन है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। और अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिक है तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, या स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस टैक्स प्रोविजन, अगर वो प्रोविजन स्पेसिफिक है तो। और अगर ये प्रोविजन स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोविजन कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एसएससी टैक्स को अवॉइड कर रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उस टैक्स अवॉइडेंस को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन एसएससी, मैंने एग्जांपल दिया था क्लबिंग के जरिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या किया है कि ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को ट्रांसफर किया, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। अब ऐसा कॉम्बिनेशन तो क्लबिंग में तो है नहीं।
माइनर चाइल्ड तक तो आपको पता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, बाद में डॉटर इन लॉ, वो वाले कॉम्बिनेशन है, या दो भाई ने एक दूसरे को टैक्स उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स किए। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि स्पेसिफिक नहीं है लेकिन उसमें टैक्स की अवॉइडेंस करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर स्पेसिफिक प्रोविजन का ना होना या उसका अभाव होना, मतलब कि वो प्रोविजन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको अब टारगेट करने के लिए बताइए एक क्या प्रोविजन का मैंने जिक्र किया था आपके साथ। बिल्कुल सही कहा आप लोग ने, द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, द गार प्रोविजन। तो ये मेरी चर्चा आपके साथ हुई थी ऑन द क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन होने के बाद मैंने फिर आपके साथ बताया था कि भाई जो नेट इनकम आपने बाहर निकाला है, उसके बाद आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को भी देख के उस पे जो एडजस्टमेंट बनता है वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो यू विल हैव टू डू दोस एडजस्टमेंट ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और एक बार वो एडजस्टमेंट हो जाए ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेट अमाउंट आएगा उसको कहेंगे आप जीटीआई, द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद चैप्टर 60 की रिडक्शन और उसके बाद टोटल इनकम। और यही टोटल इनकम स्टूडेंट्स आपका है, क्या है, दी टैक्स बेस। याद है ना, मैंने आपको टैक्स बेस एक चीज बताई थी स्टूडेंट्स, आपको टैक्स बेस याद है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल। तो दिस इज नथिंग बट दी टैक्स बेस स्टूडेंट्स, ये बेस है आपका। और उसी बेस पे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो दी रेट ऑफ टैक्स, ये भी आपको पता है। उसी बेस पे आपको क्या करते हो स्टूडेंट बताइए, आप अप्लाई करते हो दी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस। और एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स को आप अप्लाई करोगे ऑन द टोटल इनकम, मिल जाएगी आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी, मिल जाएगी आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो अब जो स्टूडेंट्स ये जो अब तक हमने जो देखा था स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मैंने अब आपको पूरे की पूरी तरह से टोटल इनकम वाला पूरा कंसेप्ट बता दिया था। अब जो मैं अल्टीमेटली पॉइंट जो छेड़ रहा हूं वो यहां पे आ रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट के साथ। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के जरिए भी ये पर्टिकुलर पॉइंट कि देखो कोई भी टैक्सेशन अगर होगा ना तो दो ही फैक्टर्स पे निर्भर करता है, एक तो अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है और दूसरा है द रेट ऑफ टैक्स। एक क्या है, द अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है और दूसरा द रेट ऑफ टैक्स। उससे आपको टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी। ये आप कस्टम्स में भी पढ़ते हो, सर्विस टैक्स में पढ़ते हो, इनकम टैक्स में पढ़ोगे, या जो भी टैक्स लॉ में है आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब अमाउंट इनकम टैक्स लॉ में उसको बोलते हैं टोटल इनकम, और जो टैक्स रेट है वो अब हम देखने जा रहे हैं। और दूसरे अगर आईडीटी अगर आप उसकी बात करो तो वहीं पर ये अमाउंट बन जाता है, वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन वाली प्रोविजन आ जाती है उस पर, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स, वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई, सर्विस टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स टैक्स रेट के लिए, और इससे फिर आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। और ये बताइए टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन कब की जाती है, कब की जाती है इस टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, असेसमेंट ईयर में की जाती है, असेसमेंट ईयर में की जाती है। और असेसमेंट ईयर में प्राइमरी जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, किस दिन पे, किस दिन पे स्टूडेंट्स देखा जाएगा। ये डिस्कशन मेरा आखिरी है, इसके बाद मेरा डिस्कशन कभी नहीं आएगा। इसके लिए मैं काफी जोर देके स्टूडेंट्स इसको मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम आपसे बैठ जाए। तो एक चीज नोटिस करना कि ये जो टैक्स लायबिलिटी आप एवाई में कैलकुलेट करोगे, और जब एवाई में आप कैलकुलेट करोगे टैक्स लायबिलिटी अमाउंट, तो फिर आपको वो लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपकी टैक्स लायबिलिटी। किस लॉ के हिसाब से? द लॉ विच इज एनफोर्सेबल ऑन विच डेट? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। द लॉ विच इज एनफोर्सेबल किस दिन पे? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारी जनता क्लियर है इस बात को लेके? एवरीवन? दैट एग्जैक्टली द पॉइंट, दैट एग्जैक्टली द पॉइंट स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे इस पर्टिकुलर कड़ी में जिसको हम लोग कहेंगे दी टैक्स रेट। आइए जनाब, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलो बताओ स्टूडेंट्स, टैक्स रेट की सफर शुरू करते हैं। भैया कहां से पता चलता है आपको टैक्स रेट? ये चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन, आप भी थोड़ा जवाब हरकत में आइए स्टूडेंट्स।
ये टैक्स रेट जो डिटरमाइन होगा ये कहां से आप डिटरमाइन करोगे स्टूडेंट्स, ये पहले मुझे बताइए, बताइए जनाब। कहां से कुछ तो होगा सोर्स। कैसे पता चलता भाई टैक्स रेट निकालना है तो भाई कहां से कुछ तो होगा, ये बताओ दर्शन, अनय। तो फिर बी केयरफुल जनाब। जहां पे टैक्स रेट, अब आपको याद होगा ना आपने इंडिविजुअल एचयूएफ का किया था आपने इंटर सीए में, और उस इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो आपने इंटर सीए में कैलकुलेशन जो किया था वहां पे वाला स्लैब रेट था। ये जो स्लैब रेट आपने कुछ किए थे उस कॉन्टेक्स्ट में, इजंट इट दैट एग्जैक्टली द पॉइंट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो ये जो स्लैब रेट आपने किया था फॉर द इंडिविजुअल एंड द एचयूएफ, वो चीज आप सभी लोगों को पता है, एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रपोजिशन, ठीक है ना। ये स्लैब रेट स्टूडेंट्स कहां से आपको मिल रहा था, यही स्लैब रेट जो है ये आपको कहां से मिल रहा था, ये भी आपने सही जवाब दे दिया स्टूडेंट्स। दैट स्लैब रेट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम दी फाइनेंस एक्ट, मतलब कि आपका जो रिस्पेक्टिव जो बजट जो एप्लीकेबल होगा आपके लिए, वो बजट के हिसाब से जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट अल्टीमेटली आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है मई 25 नवंबर 25, उनके लिए कौन सी बजट एप्लीकेबल होगी, जो फाइनेंस एक्ट, जिसको एक बजट बोलते हैं एक तरीके से, फाइनेंस एक्ट। थोड़ा मैं 1 मिनट इसके बारे में चर्चा कर लूंगा ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि ये क्या है। तो फाइनेंस एक्ट जो है प्राइमरली जो 2024 का है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है फॉर द दो स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर मई 25 एंड नवंबर 25 अटेम्प्ट। तो ये बजट के जो अमेंडमेंट है वहां तक आपने देखना है। जिनका अटेम्प्ट हो सकता है मान के चलो कि मई 25 नवंबर 25, उनको और एक बजट के अमेंडमेंट देखने पड़ेंगे, और वो बजट का अमेंडमेंट होगा जो फाइनेंस एक्ट 2025, जो अगला बजट जो पेश होगा उसमें जो अमेंडमेंट होंगे वो भी आपको देख के चलना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मई 26 नवंबर 26 का अटेम्प्ट है। फाइनेंस एक्ट 2025 का जो बजट होगा वो बजट के हिसाब से आपको अल्टीमेटली क्या देखना होगा, आपको अल्टीमेटली अपनी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। दैट एग्जैक्टली द पॉइंट इन दिस रिगार्ड। अब जो स्टूडेंट्स जो असली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है वो यही है, ये तो चलो आपने देख लिया इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि भाई बजटेड में हिसाब से ये चीज आप करते हो, ये चीज आप लोगों ने देख लिया। अब जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं वो ये है, बी केयरफुल स्टूडेंट्स ऑन दिस। अच्छा बाय द वे, बिफोर आई गो टू दैट, जो मैंने आपको भाई कहा था ना, भाई ये बजट क्या होता है, क्यों आता है बजट। ठीक है, ये एक होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पूरे साल भर का वो इनकम और एक्सपेंडिचर बताते हैं वो। लेकिन असली जो पर्पज होता है ना बजट का, प्लीज केयरफुल रहना। आप लोग जो लॉ पढ़ रहे हो आज की तारीख में वो है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 का लॉ 2024 2025 में पढ़ा जा रहा है, ये कैसा हुआ भाई, इतना पुराना लॉ। नहीं, आप पढ़ रहे हो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड, एज अमेंडेड टिल डेट, ये पढ़ रहे हो आप। क्या पढ़ रहे हो, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड टिल डेट, और अमेंडमेंट का जरिया क्या है, द फाइनेंस एक्ट, या बजट बोलते हैं हम लोग लूजली, बट अब आप थोड़ा देखो, एक्ट ही एक्ट क्या होता है, लॉ होता है। तो लॉ ही लॉ को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। बजट जो होता है, जो आप देखते हो फाइनेंस मिनिस्टर को लोकसभा में वो एक बिल प्रस्तुत करते हैं, बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। तीन चीजें आप लोग ध्यान रखना थोड़ा हमेशा लाइफ में, क्योंकि ये चीज आपको हर दिन रूबरू होना पड़ेगा। एक होता है ड्राफ्ट, दूसरा होता है बिल, और तीसरा होता है एक्ट। ड्राफ्ट जो होता है प्राइमरी वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में रखते हैं फॉर दी ओपिनियन फ्रॉम आम जनता। तो ड्राफ्ट बनाते हैं फॉर पब्लिक ओपिनियन, उनसे ओपिनियन लेते हैं कि भैया हम ये कुछ करने जा रहे हैं, कुछ पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। एक बार वो सब अल्टीमेटली ड्राफ्ट के जरिए जो पब्लिक की ओपिनियन मिल गई, फिर लॉ कमीशन मतलब कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उनको भेजा जाता है वो सारे ओपिनियन, और वो ओपिनियन के अनुसार उस ड्राफ्ट को फिर और अमेंड या मॉडिफाई किया जाता है। एक बार वो ड्राफ्ट अमेंड या मॉडिफाई हो गया,
उसके बाद स्टूडेंट्स अब यही मॉडिफाइड ड्राफ्ट को गवर्नमेंट क्या करता है, प्रस्तुत करता है कहां पे, इन दी पार्लियामेंट। और जो वो प्रस्तुत कर रहा है वो बिल प्रस्तुत कर रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है इन दी पार्लियामेंट, वो बिल प्रस्तुत कर रहा है इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों पर्टिकुलर पार्लियामेंट में चर्चा होगी इस बिल पे, और फिर वो फाइनली क्या करेंगे, पास करेंगे। पास करके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर जैसे कर देगा, वो बन जाएगा कानून। बताइए, ये होता है कानून। तो सिर्फ बजट बोलोगे तो ये एक प्रपोजल है, ये बिल है, और यही फाइनेंस एक्ट बोल दोगे तो ये कानून है प्राइमली। तो ये जो कानून है वो पार्लियामेंट बनाता है। द एक्ट इज मेड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने प्रपोज किया लेकिन पास तो पार्लियामेंट को करना है। तो भाई कौन एक्ट बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। बिल कौन प्रस्तुत करता है, गवर्नमेंट करता है, और हमें एक्ट से मतलब है। अब ये जो फाइनेंस एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, और हर साल जो फाइनेंस एक्ट आती है पार्लियामेंट के जरिए, वो एक्ट करता क्या है, वो लेजिस्लेटिव चेंजेस करता है। क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस, टू द स्कीम ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो स्कीम है, उस स्कीम को ये पर्टिकुलर बजट क्या करते हैं, वो अमेंड करते जाते हैं। तो दे कीप अमेंडिंग the law of direct as well as the indirect taxes. Is that point clear to all of you? तो ये रोल है फाइनेंस एक्ट का। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेक द लेजिस्लेटिव चेंजेस इन द लॉ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस वजह से 1961 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया जा रहा है, और वो अमेंडमेंट के बाद हम लोग बोलते हैं द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड टिल डेट। ठीक है यहां तक। तो ये थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन शुरू मुझे करना था आपके साथ, मैंने वो कर लिया ताकि एटलीस्ट आपको एक 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 ठहराव मिले इस चीजों का। बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। ये तो ऐसे ही अल्टीमेटली आप सीख लोगे लॉ, लेकिन लॉ बनता कैसा, अगर ये भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाती है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टैक्स रेट है। अब ये टैक्स रेट आप लोग ने जैसा कहा सही कहा स्टूडेंट्स, जैसे कि सर वो स्लैब रेट हमने पढ़ा था इंटर सीए में, तो हमको वो फाइनेंस एक्ट मतलब हमारे बजट से मिलता है। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, अभी तक का जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट हमारे पास है वो फाइनेंस एक्ट 2024 है। अब उस फाइनेंस एक्ट 2024 में उन्होंने टैक्स रेट दे रखे, बिल्कुल दे रखे। किसके लिए दे रखे होंगे, वो सारे पर्सन के लिए दे रखे होंगे। कौन है वो पर्सन, जिस पे चार्जिबिलिटी है। सेक्शन नंबर 4 कहता है ना, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर। अब पर्सन को डिफाइन किया गया है, हाँ किया गया है, पर्सन की डेफिनेशन है। लेकिन डेफिनेशन में अब वो इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बस आपको पता ही है इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, एओपीबीओआई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब पर्सन है, तो इनके लिए उन्होंने क्या दिया है, इनके लिए उन्होंने टैक्स रेट दिया है। भाई फाइनेंस एक्ट क्या करता है, इनको बताता है कि भैया आपके लिए टैक्स रेट है, इस बजट के हिसाब से ये आपकी टैक्स रेट है। तो अब फाइनेंस एक्ट 2024 का ये जो फाइनेंस एक्ट है, जो एप्लीकेबल होगा किस अटेम्प्ट के लिए, मई 25 नवंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। तो वो प्राइमरी वो है जिनका अटेम्प्ट होगा अगले साल मई 26 नवंबर 26 मान के चलो, उनके लिए अगला बजट में जो टैक्स रेट होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता के चलूं स्टूडेंट्स, ज्यादा करके टैक्स रेट में अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वो ज्यादा वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। टैक्स रेट को मैं अभी देख रहा हूं लास्ट 6-7 सालों से, या 6-7 साल, अब तो 7-8 साल बोल दूं, उससे भी पहले भी अगर बोल सकता हूं 10 साल तक, तो मैंने कुछ ज्यादा हलचल नहीं देखी है टैक्स रेट पे। एक चीज में लेकिन हलचल देखी जा रही है, टैक्स रेट पे नहीं, लेकिन एक चीज में हलचल देखी जा रही है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टैक्स रेट तो लगभग स्टूडेंट सेम ही है, लगभग। थोड़े यहां वहां चेंजेस है, बट दैट इज फाइन। और अदर देन दैट तो ये जनरली अभी फिलहाल देखा जा रहा है स्टैटिक है। ये मैं जनरल एक परसेप्शन बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का अल्टीमेटली फोकस कहां पर है। तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि डायरेक्शन गवर्नमेंट का, सोच डायरेक्शन गवर्नमेंट का किस तरफ जा रहा है। आइए पहले तो देखते हैं टैक्स रेट क्या है। अच्छा, टैक्स रेट आपने बोला बजट में। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो आपको याद है स्लैब रेट, ठीक है ना, अच्छी बात है, स्लैब रेट सभी लोग को पता है। लेकिन जब मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं तो वहां पर शायद आप फंस सकते हो। मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल लॉटरी विनिंग्स पे क्या टैक्स रेट है।
विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, उस पर क्या टैक्स रेट लगता होगा, कुछ तो लगता होगा टैक्स रेट। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, उस पर टैक्स रेट क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, 30% का टैक्स रेट है, इजंट इट? अच्छी बात है। दूसरा और एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे रेट ऑफ टैक्स क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेद, दर्शन, अनय, मानव, सही कह रहे हो आप लोग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे क्या टैक्स रेट? अब जो बेस जो आपको याद होगा वो बता दो, वैसे 2-3 कैटेगरी है उसकी, अभी जो भी आपको भी याद होगा फिलहाल के लिए बता दो। उसकी 2-3 कैटेगरी है, अभी वो नहीं देख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, ये भी आपने सही कहा। 20% का आपको थोड़ा बहुत पता है, तो 2-3 और उसकी कैटेगरीज है, वेरिएंस है, उस पर अभी मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। दरअसल उस पर वेरिएंस है, वो देख लेंगे, लेकिन 20% आपको पता है। मुझे बताइए, ये जो 30% आपने बोला या 20% आपने बोला, ये कहां से निकला आपको? ये रेट कहां से मिला आपको? कुछ सेक्शन अगर आपको याद होगा, अगर याद होगा तो बता सकते हो क्या सेक्शन है स्टूडेंट्स? इसके जो दो रेट जो आपसे मैंने अभी पता लगाया, जो था आपकी लॉटरी विनिंग्स एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसकी सेक्शन अगर मुझे साइट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। किस सेक्शन में ये रेट आपको बताया गया है, ये भी बताते चलो, जल्दी से जल्दी जल्दी बात करते रहो स्टूडेंट्स, ये सब चीजों में अंडर विच सेक्शन यहाँ पे बताना होगा। वन, ठीक है, 112 आपने बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, 112 ए भी है, ठीक है, 10% वाला केस आपके दिमाग में चल रहा होगा तो ये जो है 112 या लॉटरी विनिंग्स का मैं आपको बता देता हूँ, 115 डबल बी, 115 डबल बी स्टूडेंट्स, इजंट इट? तो ये 115 डबल बी जो है ना स्टूडेंट्स, ये 115 डबल बी, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स मिल रहा है। ये सेक्शन जो है ना, ये 112 115 डबल बी, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, ये आपका फाइनेंस एक्ट में नहीं है, ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही ये रेट आपको मिल रहा है। तो अब थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने बात रखी थी वो ये रखी थी कि एक तो आपको स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट आपको मिलता है कहां से? फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट। और दूसरा आपके पास पैरेलली, ऑल्टरनेटिवली आपके पास क्या है? दी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। और जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और ये लॉटरी विनिंग्स, ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये आपको मिलता है फाइनेंस एक्ट से नहीं, ये आपको मिलता है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही ये रेट आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल इनकम क्या करते मालूम है आप? देखो, अब आप फर्क समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, इस पे महसूस करो इसको। फाइनेंस एक्ट पे जो रेट ऑफ टैक्स दिया जाता है वो दिया जाता है ऑन द पर्सन, पर्सन पे उन्होंने दिया है आपको रेट ऑफ टैक्स, कहां पे? इन द फाइनेंस एक्ट। और जहां तक इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रेट ऑफ टैक्स जो मिल रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको किस पे? ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनकम। इस इनकम को हमें इस रेट से टैक्स करना है। तो एम्फेसिस जो एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो आपको दिया जा रहा है वो स्पेशल इनकम पे ये टैक्स रेट होगा, जबकि फाइनेंस एक्ट के अंदर जो टैक्स रेट दिया जा रहा है वो किस पर है? इट इज ऑन दी पर्सन। डिफरेंस समझ रहे हो? तो अब स्टूडेंट्स यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, तो रेट ऑफ टैक्स का स्टूडेंट्स दो सोर्स है आपके पास, और वो दो सोर्स आपको मिल जाते हैं फ्रॉम फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो स्टूडेंट्स आपका अगर कोई स्पेशल इनकम अगर होगा, स्पेशल इनकम अगर होगा, तो स्पेशल इनकम पे स्टूडेंट्स क्या होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो स्पेशल इनकम पे स्टूडेंट्स आपके पास है द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। और ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपको मिलेगा, ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्जाम्पल के रूप में अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दिया आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने बता दिया कि LTCG, सिंपल सिंपल पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने अभी फिलहाल के लिए, ज्यादा आपको बस बेस आपका एक स्थापित करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। और उसके बाद से लॉटरी विनिंग्स 115 डबल बी, जिसपे 30% की मैंने बात रखी,
तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे स्टूडेंट्स। बाद में जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने आपको दिया है, यहाँ पर एक तो स्पेशल इनकम हो गया, फिर हो गया आपका बैलेंस टोटल इनकम। क्या आ गया स्टूडेंट्स इसके बाद? बैलेंस टोटल इनकम। अब ये बैलेंस टोटल इनकम, स्पेशल इनकम को छोड़ दो, उसके बाद बैलेंस टोटल इनकम। अब ये जो रेट ऑफ टैक्स है, ये रेट ऑफ टैक्स किस तरीके से होगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल HUF या AOP या BOI हो तो ध्यान रखेंगे सॉरी, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रखिए ध्यान अपना और अपने परिवारजनों का। बताइए, इंडिविजुअल और HUF का ये जो केस है, ये जो होगा स्टूडेंट्स, इनके पास दो पर्टिकुलर अब यहाँ पे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टूडेंट्स। देखो, मैक्रो पकड़ना बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग अभी फिलहाल करना नहीं है, टॉपिक बनते रहेंगे, लेकिन दिमाग में स्ट्रक्चर को स्थापित करना वो बहुत ही अनिवार्य बन जाता है स्टूडेंट्स। खुद हिंदी में बात करना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोग, तो बहुत ही ये जरूरी बन जाता है स्ट्रक्चर को सेटल करवाना दिमाग में। अब इंडिविजुअल HUF AOP BOI की अगर मैं बात करूं तो इनके पास एक तो होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा? नहीं सर, अभी पहली बार सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, क्या बात कर रहे हो, पहली बार सुन रहे हो ये नाम? बताइए। हाँ दो। डिफॉल्ट टैक्स रेजीम स्टूडेंट्स, ये डिफॉल्ट मतलब कि भैया यही अब चल रहा है, यही चल रहा है अब इंडिविजुअल HUF AOP BOI वालों के लिए यही चल रहा है। आपने रिटर्न शायद कुछ फाइल करवाया होगा अपना या अपने क्लाइंटों का, बताया ना आप लोगों को, तो ये आप इसी में चल रहे थे। हाँ, अलग बात है कि ये ऑप्शन आपको अगर नहीं ठीक लग रहा है, मन थोड़ा घबराहट सी महसूस हो रही है इस रेजीम के अंदर, तो आप चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो और जा सकते हो वही पुराने, अल्टीमेटली वही पुराना स्कीम में, पुराने स्कीम में जाना चाहो तो जा सकते हो। उसके लिए लेकिन आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन आपने नहीं लिया ऑप्ट आउट का, अगर आपने वो ऑप्शन नहीं लिया ऑप्ट आउट का, तब तो अल्टीमेटली आप यही हो। अब यही हो, कहां नहीं थे गए आप, तो यही हो, कहां हो? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं वो पुराना ही अच्छा था, ऑप्ट आउट कीजिए और चले जाइए वहां पे। लेकिन ऑप्ट आउट नहीं करोगे, आप यही हो, कहां पे? इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का, यहां पे स्टूडेंट मैं आपको फिलहाल फंडामेंटल टैक्स रेट दे देता हूं। आपको शायद पता नहीं क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, इस वजह से यहां पर बताना जरूरी है आपको। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या बोलते हैं कि भैया, अब ये ध्यान रखना मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये भी बहुत ध्यान रखना, ये बैलेंस टोटल इनकम की बात हो रही है स्टूडेंट, ये बैलेंस टोटल इनकम की बात हो रही है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ये बोलता है जिनका अभी असेसमेंट ईयर, तो अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा प्रीवियस ईयर कवर होता है? प्रीवियस ईयर जो कवर होता है 2024-25, या असेसमेंट ईयर बोल दो 25-26। ये फाइनेंस एक्ट 2024 का है गेम। फाइनेंस एक्ट 2024 जो है प्राइमरीली, वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस प्रीवियस ईयर के लिए होगी? फॉर प्रीवियस ईयर 24 एंड 25, एंड वो असेसमेंट ईयर जो होगा उसका वो A by 25-26। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं इसका जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वो क्या कहता है, ये कहता है स्टूडेंट्स कि पहले तो बैलेंस टोटल इनकम बताइए, कितना कितने का रेंज है और उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, स्लैब है और कुछ है नहीं।
रेट क्या है इसका। तो अगर आपकी बैलेंस टोटल इनकम है स्टूडेंट्स अप टू ₹3 लाख, तो रेट ऑफ टैक्स स्टूडेंट्स इसकी बनती है निल। रेट ऑफ स्टूडेंट्स इसकी बनती है निल। बैलेंस टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख, तो रेट ऑफ टैक्स बनती है इसकी निल। अगर ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम 3 लाख 1 से 3 लाख 1 से लेके 7 लाख, ये अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, बढ़ा दिया उन्होंने। हो सकता है कि फ्रेंड्स जैसे कि आप सीए पास कर जाओ, आप पॉसिबिलिटी है इनिशियल साल में, साल 2 साल आप पहले रेंज में रहो, इसी रेंज में रहो। गवर्नमेंट ने सीए स्टूडेंट्स को सोच के अल्टीमेटली ये स्लैब रेट लाया है। उनको पता है कि हाँ शायद ये स्टूडेंट्स ने आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड की थपेड़े खाई है, अब बेचारों पे ज्यादा टैक्स रेट लगना नहीं चाहिए। तो जब वो बेचारे सीए बन जाएंगे, हो सकता है कि उनकी तनख्वाह 50-60 हजार रुपए के आसपास हो शुरू में, और इस वजह से वो कहाँ पे किस रेंज में घूमते रहेंगे, वो 3 लाख से लेके 7 लाख के रेंज में घूमते रहेंगे। तो उनको थोड़ा तो अपने पैरों पे खड़े होने दो। बेचारे 3 साल के आर्टिकलशिप की पीड़ा से अभी अभी बाहर आए हैं, अभी टैक्स की पीड़ा कहाँ सहन करेंगे, अपने पैर पे बेचारे खड़े हो जाए। ये संवेदना से गवर्नमेंट ने आपका हित सोच के स्टूडेंट्स ये डाल दिया। अलग बात है कि आपका नाम लिखा नहीं है, तो आपके साथ साथ बाकी सबको ये बेनिफिट मिल गई। 3 लाख से लेके 7 लाख का जो रेंज है, उन अगर वहीं तक है 5 लाख, 5%। आप बोलोगे सर मुझे 2 साल हो गए अब सीए बन के, अब मेरी आमदनी थोड़ी बढ़ गई है, मैं 9 लाख का सर मेरी आमदनी हो गई है। अच्छी बात है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट भी बोलेगी हमें, हमारा मुंह मीठा नहीं करोगे। बोले कि क्या लोगे गवर्नमेंट, पेड़ा लेंगे? हमें पेड़ा नहीं चाहिए, हमारा काम अल्टीमेटली हो जाता है टैक्स रेट से, हमारा मुंह मीठा हो जाता है स्टूडेंट्स टैक्स रेट से। तो गवर्नमेंट का मुंह मीठा करोगे, कैसे करोगे मुंह मीठा? टैक्स रेट उन्होंने बढ़ा दिया है, उनका ये जरिया होता है, उनका उनकी मुंह मीठा हो जाती है। तो 7 लाख 1 से लेके 10 लाख रुपए तक का अगर ये जो है, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो भी मैं बता रहा हूं, पता चला कि यहीं पर भी गलतियां हो रही है। कि अगर मेरी 9 लाख की तनख्वाह है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? भाई पहले 3 लाख तक कुछ भी नहीं, उसके बाद जो बैलेंस 3 से 7 लाख का जो डिफरेंस है, 4 लाख, 4 लाख पे 5%, और फिर जो मेरा 9 लाख का है ना अमाउंट, तो 7 लाख 1 से लेके 9 लाख तक ये जो डिफरेंस 2 लाख का है, उस 2 लाख पे 10%। इज दैट पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, अच्छा। आप थोड़े सीनियोरिटी आपकी बढ़ती जा रही स्टूडेंट्स, और अब आप 12-13 लाख रुपए की रेंज में आ चुके हो। तो अब ऐसे केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो रेंज बनेगा फ्रॉम 10 लाख 1, 10 लाख 1 रुपए से लेके कहां तक, 15 लाख रुपए तक, सॉरी 12 लाख रुपए तक। 12 लाख, 12 लाख रुपए तक स्टूडेंट्स, बताइए जनाब कितना रेट होगा? ये 15%, 15%। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आप 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक स्टूडेंट, 15 लाख रुपए तक, बताइए क्या रेट ऑफ टैक्स होगा? 20%, 20%। और फाइनली स्टूडेंट्स अबाव 15 लैक्स, अबाव 15 लैक्स स्टूडेंट्स, तो ये जो है 30% की रेट पर आप ये स्लैब दिमाग में बना के चलिए। क्या है ये रेट स्टूडेंट्स? क्योंकि जनरली उम्मीद होती है ना कि बजट ये जो आया था ये स्लैब में, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है इस जनरली केस में, इलेक्शन वाला जो साल होता है ना, वहां पे हलचल थोड़ी होती है रेट में। इलेक्शन वाले ईयर में हलचल होती है, अदरवाइज वो स्टैटिक रहेंगे। तो आपने नोटिस किया था कि इसके पहले जो था वो 3 लाख से लेके 6 लाख तक का था, अब ये 3 लाख से लेके 7 लाख तक का हो गया है। उसी तरीके से 7 लाख से लेके 10 लाख, 10 लाख से 12, 12 से 15, और 15 अबाव, तो ये रेट है। तो अगर जिसका इनकम होगा मान के चलो 20 लाख रुपए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? पहले 3 लाख तक कुछ नहीं, फिर उसके बाद वाला जो एक्स्ट्रा 4 लाख है, 3 to 7 एक्स्ट्रा 4 लाख, उस पर 5%, फिर जो एक्स्ट्रा 3 लाख है। तो आप नोटिस कर रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे बस एक ही है, देखो 3, इस पर ही बस ये 4 का एक और नंबर आया, नहीं तो पहले याद रखना बहुत आसान था स्टूडेंट्स। पहले 3 3 3 का ही कड़ी था डिफरेंस,
पहले 3, उसके बाद का 3, उसके बाद का 3, उसके बाद का 3, ऐसा था। अब बस फर्क क्या हो गया कि 3 4 और उसके बाद फिर से 3 3 2। ये याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे सिली मिस्टेक हो गया ना तो बहुत भयंकर अल्टीमेटली आपको परिणाम का सामना करना पड़ेगा। ये चीज बस आप लोग ध्यान में रखें इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि 3 4 3 2 3, 3 4 3 2 3, पहले 3 कुछ नहीं, अगला 4 5। बस ये तो रेट तो पता ही है ना, ये तो रेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्टैटिकली 5% से बढ़ रहा है। और 20 के बाद 20 तक लगाम लगाएंगे, उसके बाद अब हमारा बर्दाश्त बंद हो जाएगा। बहुत हो चुका कंसेशन कंसेशन, अब 30% में आ जाओ। ये है आपका हेडलाइन रेट। मैंने मालूम है आपको बोला था, हेडलाइन रेट है आपका ये। एक तरीके से हेडलाइन मतलब कि टॉप रेट, हेडलाइन इसको बोलते हैं 30% का। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये बस इतना याद रख लेना, क्योंकि ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन में भी तो ऐसे बाहर हो जाएगा, लेकिन सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए शुरुआत से ही मैं इसको थोड़ा जोर लगा रहा हूँ इस बात को लेकर। अच्छा, इस पर बाद में स्टूडेंट्स चर्चा होगी कि भैया सरचार्ज वरचार्ज अगर होगा तो क्या करेंगे। सरचार्ज वैसे तो अल्टीमेटली सेम है, तो अभी फिलहाल सरचार्ज में अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस नहीं पाया जाए। डिफरेंस नहीं होगा इसमें, इस सरचार्ज में आता हूँ मैं। बट बिफोर आई डू द सरचार्ज पार्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सब चीज को हटा दो, ये सरचार्ज अलग से ही देख लेंगे। जैसे मैंने बोला कि नहीं यार मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, मुझे ये नहीं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं रहना है, तो ऑप्ट आउट कीजिए। ऑप्ट आउट करना पड़ेगा आपको, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अगर ऑप्ट आउट नहीं करते हो, ये स्पेसिफिक ऑप्शन ऑप्ट आउट का एक्सरसाइज नहीं करते हो, और ये बोला गया एक सेक्शन में कि कौन सा सेक्शन है, 115 BAC सब सेक्शन 6, ये लिख लो, अभी याद रह जाएगा स्टूडेंट्स आपको, जो वो मैं आपको उम्मीद दे देता हूँ। 115 BAC सब सेक्शन 6। तो ये पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स जो होगा, ये वन ऑप्ट आउट करेंगे तो ये ओल्ड, जो ओल्ड ये है, ओल्ड रेजिम जो है वो उसमें चले जाएंगे। ओल्ड रेजिम में स्टूडेंट्स आपको पता है, याद है ना, कि पहले 2.5 लाख, जीरो से लेके 2.5 लाख, मालूम है वो याद है, वो तो वो इसमें तो कोई चेंज होने वाला भी नहीं कभी भी जिंदगी में, अभी ये ऐसे ही रहेगा मुझे लगता है, जीरो से लेके 2.5 लाख रुपए तक। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख रुपए, वहां तक नील है। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। या फिर बाद में जो होगा 2.5 लाख या 3 लाख से 5 लाख, ये जो है ना ये है 5%। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन अगर आप होगे तो उस केस में भी सुपर सीनियर सिटीजन वो अभी भी नील है। ये किसके लिए नील होगा स्टूडेंट्स? सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर, एक सीनियर और दूसरा सुपर सीनियर। तो सुपर सीनियर तो 5 लाख तक कुछ भी नहीं पे करेगा। सुपर सीनियर जो है स्टूडेंट वो तो 5 लाख तक तो कुछ भी नहीं पे करेगा, ये तो आपको पता ही है। सीनियर सिटीजन अगर होंगे तो 3 लाख तक कुछ नहीं पे करेंगे। सुपर सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो आप 5 लाख तक कुछ नहीं पे करोगे। सुपर सीनियर सिटीजन क्या, मोर देन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड अबव, 8 ईयर्स एंड अबव, ये सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। अच्छा, उसके बाद 5 लाख से लेके कहां तक, 10 लाख तक, 20%। 5 लाख से लेके 10 लाख तक ये है 20%। और फिर बाद में इन एक्सेस ऑफ 10 लाख जो होगा, ये होगा कितना स्टूडेंट्स, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख जो है स्टूडेंट्स, ये कितना स्टूडेंट्स, ये 30%। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू। दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। ये सिचुएशन आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे इस पूरे पूरे अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट में। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो ये सिचुएशन आप सभी लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। भाई चलिए, अब स्टूडेंट्स यहां से
अब आगे बढ़ते हैं, ये इंडिविजुअल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपको लगेगा सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। अब ये तो चलो नॉलेज तो ये तो वैसे भी आपको पता ही था, थोड़ी बहुत एक दो चीजें नई पॉइंट आपने सीखी होगी। मुझे बताओ लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर क्वेश्चन मेरा साइलेंट है, एनआर टैक्सेशन में आने वाला अभी ये सब चीजें, मामला गंभीर हो जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट है अगर, तो मैं किसके हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। आपको बस बोला गया कि इस इंडिविजुअल मिस्टर राम का टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करो। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी आप मिस्टर राम का कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, बताओ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट किसके हिसाब से करोगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क्वेश्चन साइलेंट अगर होगा तो ये डिफॉल्ट टैक्स रेजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट की जाएगी। बहुत बढ़िया जवाब दिया शुरू आप सभी, बहुत बढ़िया जवाब दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये, या तो अगर वो ओल्ड रेजीम में जा बोलना चाहते हैं तो दो इशारा दे सकते हैं कि उसने ऑप्ट आउट किया, या फिर उन्होंने ऑप्ट आउट किया, या बोलेंगे कि उन्होंने ऑप्शन 115BA6 का ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, या फिर वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो ओल्ड रेजिम के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसी कोई स्पेसिफिक वर्डिंग्स अगर ना मिले, तब तक आप इस कैटेगरी में मत आइएगा। आप लोगों से निवेदन है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन? दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये बात कंप्लीट कर दी है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर, सारी जनता। बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पे, पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं मान के चलूं, मैं हूं कौन हूं मैं, डॉन। इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म होते हैं ना डॉन वाले, हमारी फर्म है। क्या पार्टनरशिप फर्म वालों के लिए ऐसा कुछ है? दो, कोई नहीं है। वो अभी भी वैसे घिसे पिटे तरीके से चल रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी लिख दो। इंक्लूडिंग एलएलपी वासियों के लिए ध्यान रखना, ये किसकी बात हो रही है बाय द वे, मत भटक जाओ। बात हो रही है किसकी? बैलेंस टोटल इनकम की हो रही है भैया। स्पेशल इनकम का तो बात हर लोगों के लिए, देख रहे हो स्टूडेंट्स। आप कौन हो, हम आपसे पूछे कि आप हो कौन। आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कौन हो? मैंने पूछा आपसे? नहीं, सीधा जो भी हो, अगर आपने ये इनकम कमाया ना, लॉटरी विनिंग्स, 30% का रेट ऑफ टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% रेट ऑफ टैक्स। तो ये इनकम को टारगेट करता है, पर्सन को नहीं। पर्सन को कौन टारगेट कर रहा है? पर्सन के लिए है जो बैलेंस टोटल इनकम जो बच जाता है, आपके स्पेशल इनकम को काटने के बाद जो बैलेंस टोटल इनकम बच जाता है, उस बैलेंस टोटल इनकम पे अब आप क्या करते हो, ये पता लगाते हो कि आप कौन हो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। तो ये है आपका रेट ऑफ टैक्स जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो ये है आपका रेट ऑफ टैक्स। ये सब कहां से मिल रहा है? फाइनेंस एक्ट से। तो मत भूल जाना भैया, ये मैं पार्टनरशिप फर्म का मैंने लिखा है, तो यहां पे लिख रहा हूं, मैं बैलेंस टोटल इनकम के नीचे लिख रहा हूं। क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाती है तो वो भी 20% के रेट से टैक्स होगा। कौन कमा रहा है? वो स्पेशल इनकम नहीं देखता है प्राइमरी, वो इनकम पे फोकस करता है कि ये इनकम है तो ये रेट पे लगेगा टैक्स। ठीक है, तो ये चीज बस आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो ये जो टैक्स रेट जो चर्चा हो रही है स्टूडेंट्स, इनको देर इज नो, यहां पे लिख सकते हो, देर इज नो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। कोई नहीं है, कोई नहीं टक्कर में स्टूडेंट्स। देर इज नो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में इन दिस रिगार्ड। इसके बाद स्टूडेंट जो है, कंपनी, मामला गंभीर हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब कंपनी के लिए है, कंपनी के लिए तो बहुत कुछ है।
वैसे देखा जाए तो फिलहाल के लिए तो स्टूडेंट्स जो चीज है यहाँ पर है स्टूडेंट्स, अभी मैं रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो चैप्टर आएगा तो वहां पे देख लेंगे। अभी के लिए मैं सेक्शन हाईलाइट करके रखता हूँ। तो इनके लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्लीज केयरफुल रहिएगा। इनके लिए नॉर्मल स्कीम, और अगर इनके लिए क्या है, ऑप्ट करना पड़ेगा, इनको ऑप्ट करना पड़ेगा। क्या ऑप्ट करना पड़ेगा? देखो स्कीम चेंज हो जाता है। ऑप्ट करना पड़ेगा किसके लिए? ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम। फर्क देख रहे हो इंडिविजुअल के साथ? इनको ऑप्ट करना पड़ेगा ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम के लिए। फर्क देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो फ्रेंड्स? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या था? ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम उनका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम था। इंडिविजुअल और एचयूएफ वालों के लिए क्या था? ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो यहां पे लिख सकता हूं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सो यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे फ्रेंड्स एक ऐसा नोट करके, ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ यूरोपियन पीओ। ठीक है, स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर पे, ऊपर का मैक्रो व्यू स्टूडेंट, स्ट्रक्चर पे फोकस करना, फिर नीचे आना एक एक चीज खेलने के लिए मैदान में। दिक्कत है मैदान में पहले कूदते हैं बिना उसके प्रिंसिपल्स को समझे। जो बिना प्रिंसिपल समझे मैदान में उतरेगा वो पक्की बात है मुंह के बल गिरेगा स्टूडेंट, मुंह के बल गिरेगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस। तो कंपनी के लिए अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के लिए स्टूडेंट्स देख रहे हो कि नहीं आप लोग, इनके लिए तो नो नॉर्मल, तो पुराना वाला वही जो चलते आ रहा है, और अगर उसको ऑल्टरनेट में जाना है तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। देख रहे हो यहां पे गेम कैसे चेंज हो रही है? कंपनी वालों को ऑल्टरनेट में जाना है तो ऑप्ट करना पड़ेगा। कीजिए ऑप्ट, तब जाइए वहां पे। इनका जो स्टूडेंट बस ऑल्टरनेट में मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान में रखना। दो सेक्शन ही अल्टीमेटली कारगर है यहाँ पे। एक आपका 115 बी ए बी क्या है उसके अंदर स्टूडेंट्स वो मैं बता नहीं रहा हूं, और दूसरा आपका 115 बी डबल ए। प्लीज नोट करके चलना। अभी भी मैं यही बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? ये मैं बैलेंस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, बैलेंस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि भैया जो स्पेशल रेट है, जो स्पेशल इनकम है, वो तो स्पेशल रेट के हिसाब से ही टैक्स होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और जो बैलेंस टोटल इनकम है उस पर बात कीजिए। अब कंपनी है तो कंपनी के लिए नॉर्मल या ऑप्ट करता है ऑल्टरनेट के लिए, तो ऑल्टरनेट क्या होगा वो मैंने बताया आपको। तो ऑल्टरनेट ये है आपके लिए 115 बी ए बी एंड 115 बी डबल ए। अच्छा, नॉर्मल में क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके लिए? ये भी आपको पता है वैसे देखा है तो नॉर्मल में। चलो मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए अभी से, अगर मैं आपका दिमाग थोड़ा फिट कर दूं इस बात को लेके। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, वेदर द टर्नओवर of the company is more than 400 CR. Whether the turnover of the company is more than 400 CR, CR के ऊपर है इन प्रीवियस ईयर, 22-23, 22-23 है स्टूडेंट्स। ये अभी वो बोल रहा हूं आपको, वेदर द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, और ये ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, ये बात कर रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी की। अच्छा स्टूडेंट्स, बाय द वे, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, इसको क्या डोमेस्टिक कंपनी लिख सकते हो आप लोग? प्लीज कंपनी लिख दो आप लोग, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी लिख दो, फॉरेन कंपनी नीचे लिख पाता हूँ।
फॉरेन कंपनी नीचे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अगर तो ये बात है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो, कि हाँ इंक्रीज हुआ है। 22-23 के प्रीवियस ईयर में इसका 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। अगर ऐसी बात है तो भैया इसका टैक्स रेट हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है तुरंत कितना हो जाएगा, 30%, जो नॉर्मल रेट आपको पता है इस केस में। 30% जो आपको आइडिया तुरंत इस केस में, इन दिस रिगार्ड। और अगर आप बोलते हो कि नहीं सर इसका ये एक्सीड नहीं किया गया है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 25%। एक्सीड नहीं करता है। लिख लो स्टूडेंट जल्दी से, आप सभी लोग। ठीक है, अब नोट करके चलना। हम लोग प्रीवियस ईयर 24-25 की टोटल इनकम का टैक्स रेट निकाल रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डोमेस्टिक कंपनी का, हम लोग प्रीवियस ईयर 24-25 का बात कर रहे हैं ना, हम लोग पिछले के पिछले साल जा रहे हैं। पिछले साल क्या हो गया, 23-24। 23-24 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे 22-23 के साल देखना है कि इस 22-23 के साल में इस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर क्या 400 करोड़ के ऊपर है या नहीं। अगर है तो प्रीवियस ईयर 24-25 जो करंट प्रीवियस ईयर है उसका जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा इन द असेसमेंट ईयर 25-26, तो मेरा रेट क्या बनेगा, 30%। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि पिछले के पिछले साल, करंट ईयर से पिछले के पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में इस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इज नॉट मोर देन 400 करोड़, टर्नओवर इज नॉट मोर देन 400 करोड़, तो ऐसे हालात में स्टूडेंट्स बताइए जनाब, ऐसे हालात में करंट प्रीवियस ईयर 24-25 जिसकी टैक्स लायबिलिटी मैं कैलकुलेट करूंगा इन AY 25-26, तो क्या टैक्स रेट अप्लाई करूंगा ऑन द बैलेंस टोटल इनकम, ऑन द बैलेंस टोटल इनकम 25%। 25%, तो देख रहे हो कि करंट ईयर 24-25 जिसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी 25-26 पे, AY 25-26 पे, उसके लिए, उसके लिए क्या, उसके लिए हम जा रहे हैं पिछले के पिछले साल में, उसके लिए हम जा रहे हैं पिछले के पिछले साल में उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर पता करने के लिए, उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर पता करने के लिए। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन स्टूडेंट्स। दैट एग्जैक्टली द पॉइंट, that exactly is the point students. I hope that all of you are clear with this proposition, every one of you। अब आप लोग इसकी लॉजिक क्या, लॉजिक में आपको उस कंपनी टैक्सेस बता दूंगा, अभी फिलहाल इसको मुझे पढ़ना नहीं है, ये तो हम मुद्दे से हट जाएंगे। तो लीजिए ये डोमेस्टिक कंपनी का हो गया। बैलेंस टोटल इनकम पे क्या करना है भाई, नॉर्मल में ये है, अगर उसको ऑल्टरनेट में जाना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ऑल्टरनेट के लिए, और उस हिसाब से इसको पास दो सेक्शन है, या तो ये और लिख दो यहाँ पे बीच में, और 115BAA, और 115BAA। ठीक है, अच्छा फॉरेन कंपनी ले रहा हूं मैं अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरेन कंपनी ले रहा हूं। फॉरेन कंपनी के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना, उसके पास नो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, कोई ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम नहीं है, पहली बात। और जो इसका नॉर्मल रेट है स्टूडेंट्स टैक्स का, द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ऑन द बैलेंस टोटल इनकम स्टूडेंट्स,
तो अब ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट हो गया 35%। स्टूडेंट्स पहले जो होता था 40% के रेट पे टैक्स होते थे, अभी अमेंडमेंट हो चुका है 35। मतलब असेसमेंट ईयर जब कैलकुलेट होगा 25-26 में, जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे ना आप, और प्रीवियस से 24-25 एक बार 25-26 में जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी इस फॉरेन कंपनी की, तो बैलेंस टोटल इनकम पे, इस पे बैलेंस टोटल इनकम पे क्या लगा देना है? 35%। आप बोलोगे सर अगर फॉरेन कंपनी के पास स्पेशल इनकम अगर होंगे तो क्या रेट लगेगा? भैया वही रेट लगेगा जो अभी डिस्कस किया था, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। हाँ, अलग बात है कि फॉरेन कंपनी में कुछ और स्पेशल इनकम पे अलग से उन्होंने स्पेशल रेट दे रखे हैं। वो अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन तो चलने वाला है, उसी में ये छेड़ने वाले हम लोग। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बताइए, सारे स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात को लेकर? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? बस स्टूडेंट्स यहीं तक अल्टीमेटली ये होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टूडेंट्स अभी मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, अगर चाहिए तो चलो, बस फिलहाल के लिए बस रहने देते स्टूडेंट्स, टू बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको वहीं पे हम डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बस यहीं तक रुक जाओ, फॉरेन कंपनी तक ही आप लोग रुक जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी जनता जनार्दन बात से सहमत है? ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बाद जब टैक्स लायबिलिटी कैल, ये तो हो गया टैक्स। अब आप नोटिस करना स्टूडेंट, कभी भी एक छोटा सा मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट देता हूँ, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को। और वो एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि मान के चलो कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 3 लाख, एलटीसीजी से है इसकी 2 लाख। ये क्या है फ्रेंड्स? ये कंपनी है ए लिमिटेड, और आईएफओएस इसकी 1 लाख। तो नॉर्मल में अगर मैं चल रहा हूं, पहले तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक मिनट, नॉर्मल में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखना स्पेशल इनकम को पहले टारगेट करेंगे। जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, तो स्पेशल इनकम को पहले टारगेट किया जाएगा। स्पेशल इनकम स्टूडेंट्स है आपका एलटीसीजी ऑफ 2 lakhs अंडर सेक्शन 112 एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। ये वाला केस है, 20%, तो ये हो गया आपका 40,000। एलटीसीजी 2 lakhs अंडर सेक्शन 112 एट द रेट ऑफ 20%, ये 40,000 है। अच्छा, इसके बाद बैलेंस टोटल इनकम जो आपकी है, इस पे मैं मान के चलो ये नॉर्मल में है, नॉर्मल में है स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना, यहां पे लिख रहा हूं एसएससी हैज नॉट ऑप्ट फॉर, एसएससी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम। कंपनी को ऑप्ट करना पड़ेगा ना। अब नॉर्मल में स्टूडेंट क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान रखना। मुझे बताओ क्या करोगे? ये नहीं, मैंने बताया ना डोमेस्टिक कंपनी की बात अगर मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन साइलेंट है। देखो ऐसे एजम्पशन उठाने पड़ते हैं। आईसीआई का क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पहले के पहले आप सब लोग, और आगे पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पेपर का पहला लाइन देखो क्या लिखा है।
अजम्पशन आपको देना पड़ेगा वेर एवर इट इज नेसेसरी। और ध्यान रखना, अजम्पशन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलता है। ये एग्जामिनर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो एग्जामिनर का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि जहां जहां पर भी अजम्पशन बनता है आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे अजम्पशन तो भैया हम अल्टीमेटली मार्क्स आपको नहीं देंगे। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें तो मुझे बताओ क्या रेट लूं। आप लोग 30%, लेकिन कहा लिखा है कि टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है या ऊपर है, ऐसा कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कि हाँ 30% मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन अजम्पशन उठा के। क्या अजम्पशन उठाना पड़ेगा? कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस डोमेस्टिक कंपनी जिसका हम असेसमेंट ईयर 25-26 में, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में, उसका प्रीवियस ईयर 22-23 में टर्नओवर इज मोर देन 400 करोड़। जो टर्नओवर है इसका हम मान के चल रहे हैं कि इसका मोर देन 400 करोड़ है। इस वजह से हम इसका नॉर्मल रेट कितना ले रहे हैं? 30% ले रहे हैं। तो 30% लेना पड़ेगा। तो 30% लिया आपने ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन। अजम्पशन क्या है वो मैंने बताया आपको। ऑन व्हाट? ऑन द बैलेंस टोटल इनकम। कितना है बैलेंस टोटल इनकम? बाय द वे निकाला ना आपने, 4 लाख है। तो 4 लाख पे आपने 30% लगा दिया, तो ये हो गया आपका। बताइए जरा, बिल्कुल सही कहा आप लोग ने, 1.2 लाख। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग। तो ये 1.2 लाख और ये हो गया आपका 1.6। इसके बाद ये तो बेस टैक्स है, इसके बाद आगे सोचेंगे सरचार्ज और ये सब बाकी चीजों के बाद। अभी यहां तक तो पहुंच जाओ ठीक ठाक। तो एक चीज नोटिस किया सुना था आपने टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में? एक चीज नोटिस किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। क्या किया? पता नहीं किया। क्या? कि सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी में स्पेशल इनकम जो आपका है ना, उसको टारगेट आपको करना है। पहले स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगा दो और उसके बाद लिखोगे अलग नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अब जो बैलेंस टोटल इनकम है उसकी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करना है? कि भैया क्वेश्चन में तो बोला नहीं गया कि इसने ऑप्ट आउट किया है, तो नहीं बोला है तो हम तो मान के चलेंगे कि नॉर्मल है, क्योंकि ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि इसने ऑप्ट आउट किया है। नहीं बोला है तो नॉर्मल में ये ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बता नहीं रहा है कि भाई इसका 22-23 का टर्नओवर क्या है, ये मालूम नहीं पड़ रहा है हमको। तो नॉर्मल में मैं क्या लूं रेट? 30% का लूं या 25% का लूं? तो अगर 30% का लेना है आपको तो प्लीज अजम्पशन लिख देना। क्या अजम्पशन लिखना है वो आपको पता। उस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, सीक्वेंस आपको पता चल गया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू। अब नोटिस करना स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे, बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। एक बस छोटा पॉइंट है जो कि आपको यहां पे मैं बता दूं इस कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे स्टूडेंट्स देखो, रिबेट की बात करते हैं पहले। इनके लिए जो रिबेट है 87A में दिया जाता है रिबेट। और रिबेट का जो स्टेप होता है ना, रिबेट, यहां पे रिबेट क्या होता है? टैक्स, उसके बाद रिबेट आता है। तो रिबेट होता है ऑन द टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो रिबेट होगा 87 में अगर तो टोटल इनकम इसका है अप टू ₹5 लाख। अगर 5 लाख तक का अगर आपका टोटल इनकम है तो ओल्ड वाले केस में रिबेट आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा देख लेंगे, अभी फिलहाल बस रिबेट लिख देना। कितना भी वो ज्यादा, मैं नंबर से आपको नहीं उलझाना चाहता हूं। उसी तरीके से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा हूं, इनके लिए जो रिबेट भी है अंडर सेक्शन 87A, वो ये कहता है, प्राइमरी क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि अगर इनकी टोटल इनकम क्या होगी, इन दिस केस इफ इट डज नॉट एक्सीड टोटल इनकम अप टू, टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख। टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख।
I hope that all of you are clear with this one, students. Every one of you. आप बोलोगे सर बाकियों को रिबेट नहीं मिलता है, नहीं मिलता। रिबेट इंडिविजुअल वालों को 87A में सिर्फ इसको रिबेट दिया गया, 87A में सिर्फ इसको रिपीट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कितना रिबेट है मैं देख लूंगा। अभी अभी मैं ज्यादा आपको नंबर में नहीं, आप बेस पे ध्यान रखो। ये रिबेट तो बहुत एक्सेप्शनल केस में आते हैं, हर केस में नहीं आएंगे। जब आएगा तो आपको वहां पे कैलकुलेशन बता दूंगा। अभी आप मेन केस पे तो ध्यान रखना, बस इतना याद रखना कि हाँ भाई इसको अगर 7 लाख का है तो इसे यहाँ पे रिबेट मिलता है, 5 लाख का तो रिबेट मिलता है। कितना मिलेगा देख मालूम पड़ जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन अभी फिलहाल इसको एब्जॉर्ब कर लो, आप लोग ये चीज को एब्जॉर्ब कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, अपनी दिनचर्या बना लीजिए स्टूडेंट्स। बनाओगे कि नहीं आप लोग? अच्छा, एक बार टैक्स कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आइए, स्वागत है आप लोगों का। गवर्नमेंट जो खेल खेल रहा है ना, यहां पे खेल रहा है। रेट ऑफ टैक्स लगभग, भैया इंटर सीए में भी ऐसी आपने रेट ऑफ टैक्स पढ़ा होगा, अलग बात है ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यही स्ट्रक्चर तो ढांचा यही था। लेकिन जो खेल रही है गवर्नमेंट, वो सरचार्ज में खेल रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट अभी? तो फिलहाल ऐसा कुछ कोई बहुत ही अल्टीमेट बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जो भी बीच में खतरनाक बदलाव आए थे स्टूडेंट्स, उस सरचार्ज को लेकर था। सरचार्ज में जो है ना स्टूडेंट, पॉइंट यहाँ पे नोट करके चलना इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं ये बोल दूं इस पहले कैटेगरी के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीएन, बीओआई, इस कैटेगरी का जो मैं बात करूं, इनके लिए सरचार्ज, तो अगर इनकी जो ध्यान रखना, टोटल इनकम का थ्रेशोल्ड कितना है ये पता लगाओ, पता लगाइए स्टूडेंट्स। तो अगर तो इनका जो थ्रेशोल्ड है स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, 0 से लेके 50 लाख तक का, तो सरचार्ज का रेट, अच्छा सरचार्ज का रेट किस पे लगाना होता है? टैक्स पे। तो सरचार्ज का रेट जो होगा स्टूडेंट्स, 0 से 50 लाख का रहेगा, तो सरचार्ज का रेट है वो निल, कुछ नहीं होगा। बताइए आप लोग। अच्छा, अगर तो स्टूडेंट्स ये 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर इसकी टोटल इनकम है, तो सरचार्ज की रेट लग जाएगी 10%। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में अगर है, तो जो सरचार्ज का रेट किस पर अप्लाई करना है? टैक्स पे। ये रेट अप्लाई होता है ऑन द टैक्स अमाउंट। सरचार्ज का रेट किस पे अप्लाई करते हो? टैक्स अमाउंट पे। ठीक है, 1 से 2 करोड़ रहेगा तो 15%। और अब इसको नोट करना, अब इसको बोलूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे दो केस है हायर सरचार्ज के लिए। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ का अगर है तो 25%, और 5 करोड़ एंड अबाव तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 37%। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको कहूंगा स्टूडेंट्स, क्या कहूंगा? हायर सरचार्ज। हायर सरचार्ज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो हायर सरचार्ज अल्टीमेटली है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरा कैटेगरी है, अच्छा ये ध्यान रखना, फॉर्म की बात करूं, अच्छा ये ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम की बात करूं या नॉर्मल की बात करूं, दोनों केस में मतलब कि जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात करूं या पुराने रेजिम की बात करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। सरचार्ज रेट तो दोनों के लिए यही है। तो उसके लिए मैंने लिखा है आपको कि भाई डिफॉल्ट में है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा, या ओल्ड स्कीम में अगर पुराना वाला जो केस है उसमें नहीं सरचार्ज, कोई भी जगह पे हो सरचार्ज, तो भैया यही थ्रेशोल्ड के हिसाब से यही रेट पे लगाया जाएगा सरचार्ज। हायर सरचार्ज मैंने स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि जैसे अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इसको बस समझने के लिए 25% वाली रेट एंड 37% वाली रेट को आप क्या समझोगे? एज ही हायर सरचार्ज रेट। स्टूडेंट्स, मेरी डॉटर की बर्थडे है एक्चुअली, तो आई नीड टू मूव, लेकिन मैं एक कर लेता हूँ पहले। फॉर्म अगर होगा या लोकल अथॉरिटी, फॉर्म या लोकल अथॉरिटी स्टूडेंट्स,
तो भैया 0 से लेके 1 करोड़ तक कुछ नहीं, बच गया। अबाव 1 करोड़ स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 12%। ये हो जाएगा आपका 12%। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी अगर ले लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 से लेके 1 करोड़ कुछ नहीं, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ स्टूडेंट्स 7%, और अबाव 10 करोड़ 12%। इसको मैं अगर जानबूझ के आपको लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि लिख के समझ, ये बहुत सारे केस है तो याद रहना जरूरी है। इसमें और भी वेरिएबल्स जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको थोड़ा मिलता रहेगा, लेकिन इसमें तो आप इसको एब्जॉर्ब करना, ये वाले बेस को आपको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। फॉरेन कंपनी की बात करूं तो ये केस है। फिर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का 2%, एंड अबाव 10 करोड़, अबाउट 10 करोड़ 5%। इज दैट पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इस केस में, कि चलिए यहां तक अब आपको स्टूडेंट्स क्या आ गया, टैक्स का अमाउंट आ गया। उस टैक्स के अमाउंट पे आपने ऐड कर दिया सरचार्ज। सरचार्ज टैक्स में लगाना है आपने, जो मैंने बताया ना, जो भी टैक्स का आएगा तो वो रेट आप लोग उसका, अब इसका टोटल ले लो, और उस टोटल पे इस पर तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको लगवा दे रहा है 4%। किस पे? इस पे लगवा देना है। लीजिए, मिल गई आपको अपनी मंजिल, और मंजिल क्या थी स्टूडेंट्स? आपकी टैक्स लाइफ, टैक्स लाइबिलिटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। इसको रिवाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करके चलना। अभी तो मैंने मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम को लाया नहीं भी पिक्चर में, वो भी लाऊंगा सूटेबल टाइम पे। मैट और ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, ये दो एक अलग चीज है, इसको मैं सूटेबल टाइम पे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल यहां तक तो अल्टीमेटली आपको बेस पकड़ के चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रिवीजन लेना अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने अभी रिवीजन लेना है, कल की क्लास में पहले 5 मिनट में मैं आपको ये रिवाइज करके फिर एनआर टैक्सेशन में हम लोग चलेंगे, ताकि दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ढांचे पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो बस यहां पे कंप्लीट करेंगे आप स्टूडेंट्स। कल से जब क्लास शुरू होगी तो टॉपिक से शुरू करेंगे, और वो टॉपिक का नाम है आपका सबसे पसंदीदा, नॉन रेसिडेंट और इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, अब तक मैंने पूरा बेस कवर करना था, कवर करवा लिया है। अब कल से शुरुआत करते हैं विद दी एनआर टैक्सेशन, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो।